हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब लोग की उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से रस छंद अलंकार। बच्चों अगर आज की वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों 6 अंक के आपको बन जाएंगे 100%। और आपको मैं ये रस छंद अलंकार को भी बच्चों याद करने की एक कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके पास समय कम है। जो आपका बच्चों 24 फरवरी का पेपर होने वाला है, तो वहां से मैं आप लोग के लिए ये 6 नंबर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपको जो हम लिखेंगे वही आपको आपके पेपर में आएगा। तो सभी छात्रों से गुजारिश यही करूंगा, भैया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अंत तक आपको बच्चों क्या करना है, वीडियो को देखना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपको 2 नंबर आपको कहाँ से मिलता है, रस से मिलता है। तो बच्चों आपको रस तो कई होते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो हम बताने जा रहे हैं वही रस को आपको तैयार करना होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं तैयार करना है। उसके बाद यहाँ से आपको रस यानी परिभाषा भी आपको देना होगा। क्या देना होगा बच्चों, परिभाषा भी आपको देना होगा। उसके साथ साथ आपको उदाहरण लिखना होगा। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा परिभाषा और उदाहरण। इसके लिए 1+1 नंबर आपको बराबर 2 नंबर यहाँ से बच्चों क्या होगा, बनेगा। उसी प्रकार से बच्चों छंद भी आपका 2 नंबर का आएगा परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए। और अलंकार भी बच्चों आपको यहाँ से 2 नंबर आपका बनेगा। तो इसलिए आपको बच्चों बता रहे हैं कि यहाँ से ये आपके बहुत छोटे टॉपिक होते हैं, जो आपको 6 नंबर बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। तो भैया आपको ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग यहाँ बना दिया बच्चों अलंकार, लेकिन आपको वहाँ केवल एक ही अलंकार आपसे पूछेगा। मैं आप लोग के लिए 3 अलंकार बताने चल रहा हूँ। तीनों अलंकार में बच्चों आपको सिर्फ एक ही अलंकार लिखना है और कोई ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला अलंकार बच्चों हमने आपके लिए लाया अनुप्रास अलंकार। आप देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, बहुत सरल शब्दों में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार वह होता है जब एक वर्ण बार बार आए। जब एक ही शब्द क्या आए, बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इतने आपको कम शब्दों में मैंने बताया बच्चों, इतना अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा इतना अच्छा। ठीक है, तो देखिए जब एक वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हो गया बच्चों आपको इतना, इतने से आपको बच्चों 1 नंबर बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको उदाहरण लिखना है। मेरे भाई आप सभी छात्रों से ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग भैया कॉपी में इसी तरीके से खूब बढ़िया से सजा करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर बगैर देखे बगैर समझे ही आपको पूरा नंबर क्या करे, दे दे, आपकी राइटिंग से खुश होकर के। उदाहरण बच्चों हम क्या देंगे, तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये आपका एग्जाम्पल हो गया बच्चों। बस आपको यहाँ से पूरे बच्चों क्या होंगे, 2 नंबर बन जाएंगे। देखिए दूसरा अलंकार बच्चों यमक अलंकार है। ये भी आपका एकदम आसान है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, भैया यही आपको एग्जाम्पल लिखना है। और 2 ही लाइन में आपने परिभाषा लिख दिया, और आपको पूरे नंबर बच्चों कितने बन गए, 2 नंबर। समझ में आया बच्चों। चलिए देखते हैं अगला। तीसरा अलंकार बच्चों हमने लिखा उपमा अलंकार। क्या लिखा बच्चों, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में देखिए कह रहा है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, कह रहा है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति या अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, उपमा। उपमा मतलब कि एक दूसरे की आप तुलना कर रहे हैं, उसके गुण धर्म के आधार पर तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उपमा अलंकार होता है। क्लियर भैया, समझ में आया। अगला प्रश्न इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैंने बच्चों 2 एग्जाम्पल लिया।
एक पहला एग्जाम्पल है पीपल, पीपल पात सरित मन डोला, पीपल पात सरित मन डोला, एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्काने हैं। देखिए ये फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। देखिए एकदम आपको आ, अच्छे तरीके से बच्चों अगर गीत याद रहेगा तो आप इसके परिभाषा भी कहा जाए एग्जाम्पल भी आप बच्चों क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो भैया ये रहे आपके 3 ऐसे इम्पोर्टेंट अलंकार जो आपको बच्चों एग्जाम में एक ही लिखना है, आपको वहां से पूरे 2 नंबर बनेंगे। ठीक, समझ में आया बच्चों वीडियो आपको क्वेश्चन ये। चलिए बच्चों अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं बच्चों रस। ठीक, देखते हैं अगला। आइए बच्चों देखते हैं रस। तो भैया रस भी आपको यहाँ 2 रस आपको पढ़ना होगा। कितने रस पढ़ना होगा बच्चों, 2 रस से। तो रस से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चों ये 2 रस आपको हम जो बताने चल रहे हैं, यही आपको इसमें से एक रस आपके पेपर में आएगा बच्चों। 100% बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इससे बाहर बाहर आपका एक भी प्रश्न बच्चों क्या है, नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये रस भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें रस का जो अस्थाई भाव क्या क्या होता है, तो यहाँ देखिए एक हास रस का अस्थाई भाव, एक करुण रस का अस्थाई भाव। बच्चों अगर हम बात करें कि हास रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है। क्या होता है भैया, हास होता है। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। ये बच्चों बिल्कुल याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो याद रखना हास होता है, शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। अब हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों हास रस की परिभाषा। हास रस की परिभाषा, या कहा जाए बच्चों हास रस किसे कहते हैं, इसका हम परिभाषा देखेंगे। क्लियर बच्चों, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हमने हास रस की हेडिंग बनाया। देखिए हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, हास होता है जब हास नामक अस्थाई भाव, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव कामा अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है। संचारी भावों से क्या करता है, संयोग करता है। तो वहां पर हास रस उत्पन्न होता है। तो वहां पर कौन सा रस होता है बच्चों, हास रस होता है। ये आपको समझ में आया। हास्य नामक अस्थाई भाव विभव अनुभाव संचारी भावों का क्या करता है, मिलन करता है, संयोग करता है। तो वहीं पर क्या कहलाता है, हास रस कहलाता है। अब देखिए अगर इसकी परिभाषा एग्जाम्पल की बच्चों बात करें तो एग्जाम्पल आप देखिए, हाथी जैसा देह है गैडे जैसी खाल, हाथी जैसा देह है गैडे जैसा खाल, तरबूजी सी खो पड़ी खरबूजे से गाल। बिल्कुल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल है बच्चों। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल याद कर लेंगे और एग्जाम में आप ऐसे ही तरीके से लिखेंगे, मजा आएगा, बिल्कुल बहुत आनंद आएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला हमारा रस होगा बच्चों करुण रस। क्या होगा बच्चों, करुण रस होगा। अब करुण रस की बच्चों अगर हम परिभाषा देखा जाए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आपके हर एक प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है बच्चों वह क्या होता है, शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभव अनुभाव और संयोग भाव से संयोग करता है, संयोग भाव से क्या करता है, संयोग करता है। तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस निकलता है। देखिए जब कहा जाता है कि कोई नायिका का वियोग होता है या नायक का वियोग होता है, तो वहीं पर क्या उत्पन्न होता है बच्चों, करुण रस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कह रहा है कि हे खगे, हे खगे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम लक्ष्मण सीता जंगल में 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। जब सीता का हरण होता है तो भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होने के बाद उसी जंगल में भटकते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं चलता है। तो उसी वक्त कहा जाता है कि भगवान राम ने एक शब्द बोला था, कहा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग मतलब होता है भाई आप जानते हैं कि जंगल के पशु पक्षी, मृग
जानवर मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। तो जंगल के पेड़ पौधे पशु पक्षियों, जंगल के पेड़ पौधे पशु पक्षियों से करुण भाव में कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी प्रिय पत्नी सीता को आपने कहीं देखा है। ये भाव कहाँ उत्पन्न होता है बच्चों, करुण रस का होता है। ये आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो आप इस एग्जाम्पल को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं, आइए बच्चों देखते हैं एक और एग्जाम्पल अगर की बात करें बच्चों, तो इसका एक एग्जाम्पल और हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक और उदाहरण जैसे बात करें, लिख सकते हैं क्या, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए, मणि खोए भुजंग, भुजंगे, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटके, फन सा पटक रही थी शीश, रही थी शीश। ये मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर, बनाकर, अंधी आज बनाकर तुमने, अंधी आज बनाकर मुझको, मुझको किया, मुझको किया तुमने, तुमने जगदीश। ये क्लियर बच्चों, समझ में आया। ये आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चों जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको तुमने किया न्याय जगदीश। यानी बात करें बच्चों, ये श्रवण कुमार के माता पिता अंधी अंधा थे। श्रवण श्रवण कुमार के अगर माता पिता की बात करें, इनके माता पिता क्या थे, अंधे अंधे थे। और श्रवण कुमार को जब तीर लग जाती है तो उस वक्त का विलाप श्रवण कुमार के माता पिता करते हैं। और वही विलाप कौन सा एग्जाम्पल बन गया, करुण रस बन गया। कहा गया है कि मणि, मणि का मतलब होता है उनके माँ बाप का जो पुत्र था वही मणि के समान था। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको तुमने किया न्याय जगदीश। तो ये एग्जाम्पल बन गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर आप एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं, और बहुत सरल एग्जाम्पल है, आप लोग को पूरा बच्चों यहाँ से क्या होगा, नंबर बनेगा। ठीक, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं हमारा छंद क्या होता है। देखिए भैया, आइए बच्चों देखते हैं छंद। तो यहाँ आपको दो छंद याद करना है। एक छंद आपको दोहा छंद याद करना होगा, एक छंद आपको सोरठा छंद। बस इसी में से आपको एक ही लिखने के लिए आपको आता है, बाकी और तो पूछा जाता है। लेकिन ये आप अगर तैयार कर लेते हैं तो ये आपको 100% बच्चों फंस जाएगा आपके पेपर में। देखिए, तो दोहा छंद क्या होता है, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह अर्ध सममात्रिक क्या होता है, छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें कुल कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। ये देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। ये आपके बच्चों एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर ये मात्रा भी लगाई गई है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद फिर बच्चों हम बात करें सोरठा छंद। क्या बात करेंगे बच्चों, सोरठा छंद। तो सोरठा छंद क्या होता है, या दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसके पहले दोहा में देखा आपने, पहले और तीसरे में 13 होती थी, तो यहाँ प्रथम और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और
चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं या दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। ठीक? अब एग्ज़ाम्पल देखें, तो एग्ज़ाम्पल ये आप देख लीजिए, कह रहा है कि सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर। ये इसका एग्ज़ाम्पल बन गया बच्चों। ठीक? तो भैया ये रहे आपके ऐसे हिंदी व्याकरण के रस, छंद, अलंकार, जहाँ से बच्चों आप पूरे-पूरे 3 नंबर बच्चों क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर बच्चों ऐसे ही कॉपी में आपको क्या करना है, लिखना है भई, ताकि आपको पूरे नंबर बच्चों क्या हो जाएँ, बन जाएँ। ठीक है? और उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारे आपके पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सब लोग अच्छे से बच्चों क्या करना है, तैयार करना है। जहाँ से आपको पूरे-पूरे बच्चों क्या मिले, 6 नंबर बन जाए। तो सभी छात्रों से गुज़ारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भागा करके आपको बच्चों नहीं देखना है, ठीक है? चलिए भैया बस मिलते हैं अगली क्लास में, आप सब लोग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और बच्चों आपसे इतना ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद।